तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लवण के से संबंधित और इससे संबंधित अधिक जानकारियां लेने वाले हैं। ये आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी रिव्यू चल रहा है। आपका इसमें लाइव क्लासेस जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम्स में होंगे, तो आप लाइव क्लास में भी ज़रूर जुड़ें। और चूँकि हमारी समझदारी जो होती है वो ख़ास तौर पे हमारे बेसिक लैंग्वेज पे काम करती है, इसलिए आपका जो बुक रिव्यू किया गया है इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लवण के संबंध से अधिक जानकारी। लवण यानी जिसको आप सॉल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं, उस नमक के क्या क्या गुण होते हैं ये हम चलते हैं जानते हैं। तो शुरू करते हैं। कहते हैं पिछले भाग में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं, विभिन्न रिएक्शनों के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा था। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं इनके बारे में अधिक जानकारियाँ प्राप्त करें। सबसे पहले लवण परिवार की बात करने के पहले कि जो सॉल्ट फैमिली है उसमें कौन कौन आएंगे इस पे हम बात करते हैं। नीचे दिए गए लवण के सूत्र लिखिए। जैसे आपको सूत्र लिखना है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब इस सूत्र कैसे लिखेंगे? तो सल्फेट का होता है SO4 और ये द्विऋणात्मक मूलक है। पोटेशियम का मूलक होता है K और ये एक धनात्मक मूलक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप आसानी से सूत्र लिख सकते हैं। सोडियम होता है एक धन मूलक, तो इसको हम क्या करेंगे Na2SO4 हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? कैल्शियम होता है द्विधनात्मक मूलक, तो CaSO4 हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम द्विमूलक होता है, तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा MgSO4। और इस हिसाब से आप कॉपर सल्फेट तो CuSO4 तो आप लिख सकते हैं। आगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, यानी आप अगर कहें तो सल्फेट मूलक, क्लोराइड मूलक, नाइट्रेट मूलक, कार्बोनेट मूलक या अमोनियम जो होता है, ये सारे के सारे हमारे लवण हैं। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिसमें उपरोक्त लवण प्राप्त होते हैं। जैसे समान धन या ऋण वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है, जैसे NaCl एक जैसे तथा Na2SO4, इन दोनों में एक ही मात्रा में धन आयन एवं ऋण आयन उत्पत्ति होती है। सोडियम लवण के परिवार का है। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम क्लोराइड लवण के परिवार के हैं। और इसी प्रकार से दिए गए लवणों से आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लवणों का pH ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। निम्नलिखित लवण के आप नमूने एकत्रित कीजिए जो कि आपको प्रयोगशाला में मिल जाएंगे, आपके स्कूल के लेबोरेटरी में मिल जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कहीं कहीं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ये सारे आप एकत्रित कर लीजिए और जल में इनकी विलेयता की जांच करें। विलेयता की जांच करने का मतलब जल में इसे घोलें और इससे पता चलेगा कि ये जल में घुलनशील है या नहीं घुलनशील है। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। आश्रित जल किसको कहते हैं? शुद्ध जल को आश्रित कहते हैं। ये नहीं कि आप चापाकल से निकालें और उस जल का प्रयोग करें, क्योंकि रसायन है, यहाँ पे बहुत सारे अशुद्धियाँ जो हमारे चापाकल के जल में होते हैं वो हमारे रासायनिक अभिक्रिया को बिगाड़ सकते हैं। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए। लिटमस पत्र, पिछले पार्ट में हम लोग इसके बारे में, ये लाइकेन पौधे से बना होता है। तो लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए और पीएच पेपर का उपयोग कर इसे पीएच के मान को प्रयोग कीजिए। कौन से लवण अम्लीय हैं, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है? हम लोग को पता है अम्लीय जो होगा लवण उसका पीएच जो होगा 7 से कम होगा, क्षारीय का पीएच 7 से अधिक होगा और उदासीन का पीएच 7 होगा। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए कि किस प्रकार से लवण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को बनाने की साधारण नमक, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रबल अम्ल एवं
प्रबल क्षारक की बात कर लेते हैं। प्रबलम जिसकी जो पीएच हो लगभग 1 हो या 0 के करीब हो उसे हम प्रबल अम्ल, एवं प्रबल क्षारक जिसका पीएच अधिक हो यानी 14 के करीब करीब हो उसे हम प्रबल क्षारक के तौर पे जानेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। लवण का पीएच 7 होता है तो उसे उदासीन, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है और अतः इसे हम अम्लीय लवण कहेंगे। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, इसलिए इसे हम क्षारीय कहेंगे। साधारण नमक में रसायन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी ने जो नमक तोड़ो कानून बनाया था उसका एक फोटो दिया गया है। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इस लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं और इन लवणों में सोडियम क्लोराइड का पृथक किया जाता है। विश्व के कई भाग में ठोस लवण का निक्षेपण होता है। ठोस लवण मतलब जैसे नमक हमारा ठोस रूप में क्रिस्टल के रूप में हमें मिलता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल अपद्रव्यों का मतलब होता है गैंग यानी अशुद्धियां के कारण भूरे रंग के होते हैं और इसे खनिज नमक कहते हैं। जो इसको आप सिंधा नमक भी कहते हैं वो खनिज के रूप में हमें मिलते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? अब हम लोग बात करते हैं साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ कि किस किस चीज़ों से साधारण नमक बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, ये सभी साधारण नमक से तैयार किए जाते हैं। महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब जो हमारा नमक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल जिसको कहते हैं में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये टूटकर NaOH तथा इस क्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। याद रखें, इसको क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो सोडियम क्लोराइड को अगर जल के साथ विद्युत अपघटन किया जाए तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। और चूंकि यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है इसलिए हम इसे क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। क्योंकि हमने विद्युत विघटन द्वारा किया था इसलिए वहाँ पे दो जो इलेक्ट्रोड होंगे, जो एक कैथोड और दूसरा एनोड, तो क्लोरीन गैस हमारा एनोड पर और हाइड्रोजन गैस हमारा कैथोड पर एकत्रित होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है और इस प्रक्रिया में उत्पन्न तीनों उत्पाद, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन Cl2 और H2 मतलब हाइड्रोजन का विभिन्न उपयोग दर्शाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर के तौर पे आपको दिखाया गया है कि सॉल्ट जब जल से अभिक्रिया करता है, विद्युत अपघटन करता है, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिला, क्लोरीन गैस एनोड पर मिला और जल के विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में, मार्गारीन के रूप में, खाद के रूप में या अमोनिया बनाने में करते हैं। वहीं क्लोरीन का उपयोग जल को स्वच्छता बनाने के लिए, स्विमिंग पूल में, PVC में, रोगाणुनाशक में और CFC या कीटनाशक के रूप में हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। धातुओं में ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर आदि का प्रयोग हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं।
अब है कि अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करे तो उसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, और अगर क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करे तो इससे विरंजन चूर्ण का निर्माण हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो इस्पात की सफाई के लिए, अमोनिया क्लोराइड के लिए, औषधि निर्माण के लिए और सौंदर्य प्रसाधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर देखें घरेलू विरंजन के रूप में, वस्त्र विरंजन के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विरंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि विरंजक चूर्ण कि आप जानते हैं कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो लवण के रूप में हमें NaOH प्राप्त हुआ है वो विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण करता है, और इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस चीज़ को आप फिर से कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड यानी लवण जो हमें NaCl है, NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, और इस क्लोरीन गैस से उपयोग से विरंजक चूर्ण प्राप्त किए जाते हैं। शुष्क बुझा चूना, याद रखें, शुष्क बुझा चूना जिसको आप बुझा चूना कहते हैं, यानी CaOH का ट्वाइस, ये इसका अगर क्लोरीन गैस के साथ प्रवाहित किया जाए विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। तो विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है, परंतु हमारा रासायनिक संगठन अगर देखें तो यहाँ पे रासायनिक सूत्र द्वारा CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 बनाएगा CaOCl2 और H2O। विरंजक चूर्ण का मूल उपयोग करते हैं हम वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लेलिन के विरंजन में, चाहे सूती वस्त्र के विरंजन किसको कहते हैं, तो जो आपका दाग धब्बा लग जाता है उसी को हटाने की प्रक्रिया को हम विरंजन कहते हैं। जैसे कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ करने वाले कपड़ों के विरंजन में, यानी उन दाग धब्बों को हटाने के रूप में हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक का काम करता है। उपचायक किसको कहते हैं इसको पहले समझ लें। उपचायक जैसे आपको आग जलाने के लिए कपूर की आवश्यकता होती है, हुमाद जलाने के लिए, तो वो क्या कर रहा है कि दहन की जो क्रिया है उसको तीव्र कर रहा है। तो उपचायक उसी को कहते हैं जो दहन की क्रिया को या ऑक्सीजन से संयोग की क्रिया को तेज कर देता है, उसे हम उपचायक कहते हैं, जो कि आप पिछले अध्याय में पढ़े हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में यानी रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर ध्यान रखें, इसका हमको क्या क्या ध्यान रखना है ये आपको लाइव क्लास में मिल जाएंगे। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि बेकिंग सोडा किस प्रकार से निर्माण होता है। तो सोडा का उपयोग, जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग सामान्य तौर पे रसोई घर में स्वादिष्ट खास्ता पकौड़ा बनाने के लिए, जिसे आप खाने वाला सोडा भी कहते हैं, कभी कभी इसका उपयोग खाने में शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। यानी अगर आप रोटी में इस पाउडर को डाल दें तो आपकी रोटी जल्दी पकेगी। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड, जल, CO2 और अमोनिया, ये चार मिलकर अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है। फिर से आप इस चीज़ को ध्यान रखें, कौन कौन सा चीज़, सोडियम क्लोराइड, मतलब ऐसे आप याद रखें, मान लीजिए कि कहीं कोयला जलाया गया है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, हम एक गिलास में जल लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला गया, हमने उसमें नमक डाल दिया, मतलब तीन चीज़ हो गया। अब हमने उसमें यूरिया यानी अमोनिया डाल दिया, और अब हमारा उस गिलास में चार चीज़ें हैं, वहाँ पे रिएक्शन चालू हुआ और हमें मिला अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस टाइप से आप अपना एक पिक्टोरियल इमेज तैयार करके किसी भी रिएक्शन को तेजी से याद कर सकते हैं। क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल अनसंक्षारक क्षारीय लवण है। ठीक, तो क्षारीय लवण क्या करता है कि अम्ल की अम्लीयता को खत्म कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग हम
उदासीन करने के लिए भी करते हैं। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न प्रक्रियाएं होती है, इस कारण से खाना जल्दी पकता है। होता क्या है कि जैसे ही ये इसको उष्मा दिया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 में टूट जाता है। जैसे ये CO2 में टूटता है तो ये CO2 वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ता है, जल वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ता है, जिससे क्या होता है कि वाष्पन की क्रिया तेज हो जाती है और हमारा खाना जल्दी पक जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग अगर देखें तो बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। मतलब बेकिंग पाउडर जिसको खाने वाला सोडा हम लोग बोल रहे थे NaHCO3 को अगर हाइड्रोजन से मिलाया जाए तो ये CO2 H2O और अम्ल का सोडियम लवण देगा। आगे देखें तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर या उठ फूल उभर जाते हैं। आप देखते होंगे रोटी में दाने दाने जैसा उभरने लगता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है, या आप पूरी जब बनाते होंगे तो वहाँ पे भी वो जो फूल जाता है उसके पीछे का रीजन इसी कार्बन डाइऑक्साइड का बनना है, तथा इसे यह मुलायम एवं स्पंजी कर देता है। जो आपका पाव रोटी आता है, ब्रेड आता है, वो स्पंजी हो जाता है, मतलब वो मुलायम इसी के कारण हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड भी एंटा एसिड का एक संगठन है। एंटा एसिड का मतलब अगर आपका पेट खराब हो जाए यानी अम्लीयता बढ़ जाए तो उस वक्त आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्षारीय होने के कारण यह पेट के अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। मतलब अगर आपकी अम्लीयता, खट्टा ढेखार जिसको कहते हैं, अगर ऐसा आने लगा तो आप इस खाने वाला सोडा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा मात्रा में न करें क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। धोने वाला सोडा की बात करते हैं, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10 जल क्रिस्टल होता है। जैसे Na2CO3 10H2O धोने वाले सोडे का सूत्र होता है। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म कर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। जिसे आप सोडियम कार्बोनेट कह रहे हैं वो धोने वाला सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, वो खाने वाला सोडा था। यह भी एक क्षारीय लवण है। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में अगर 10 अणु जल से अभिक्रिया कराया जाए तो Na2CO3 10H2O, और ये जो 10H2O है इसको हम क्रिस्टलीय जल कहते हैं। 10H2O क्या दर्शाता है? क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? आर्द्र यानी इसमें नमी देता है। हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी है। जैसे धोने के सोडे का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है, और इसका उपयोग बोरेक्स कांच का एक प्रकार है, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में भी होता है। वहीं अगर देखें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों के साफ सफाई में भी किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो धोने वाला सोडा है इसका प्रयोग किया जाता है। इसको वॉशिंग सोडा भी हम कहते हैं। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? अब शुष्क चीज को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले एक क्रियाकलाप से गुजरना पड़ेगा। आप क्या करें कि कॉपर सल्फेट ले लें, कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली मतलब जिसको आपने क्या किए हैं कि उसमें आर्द्रता को खत्म कर दिए हैं, उसको गर्म किए हैं। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग आप देखें कि क्या होता है। क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती है, और ये कहाँ है? तो गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। क्या आप परीक्षण कर पाते हैं कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग वाष्प आ जाता है? आपको अपना व्यवस्था यहाँ पे दिए गए पिक्चर के अनुसार कर लेना है। एक आपका बर्नर है जिससे आप उस प्रखनली को गर्म करेंगे। प्रखनली पकड़ने वाला होल्डर है
जो कि आपको प्रयोगशाला में मिल जाएंगे। क्वथन नली है, जल की बूंदें हैं जो बनते हैं, और कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपको लेने हैं जो नीले कलर का आपको प्रयोगशाला के में डब्बे में रसायन के रूप में आपको मिल जाएंगे। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टल का जल आपको लेना है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। जल हट गया और लवण का रंग श्वेत हो गया। हमने बोला था कि कॉपर सल्फेट हमारा नीला होता है, तो फिर वो श्वेत हो गया, इसका मतलब है रंग परिवर्तन हुआ है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं, उस कॉपर सल्फेट में पुनः जल डालते हैं, तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है कि अगर वो रंग बाहर चला गया होगा तो वो फिर नीला क्यों हो गया। तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं, और क्रिस्टल जल हमेशा यौगिक के साथ ही बना रहता है, वो यौगिक से बाहर नहीं जाता है, कंपाउंड से बाहर नहीं जाता है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित हैं। जैसे जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। क्या आप अब पता लगा सकते हैं कि Na2CO3 में 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानते हैं। जिप्सम, जिसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसको हेमीहाइड्रेट किसको बोलते हैं, जिसमें आधा अणु जल हो, यानी हाफ H2O जल हो, उसे हम बोलेंगे हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट या आधा अणु जल। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब आधा अणु जल रखता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये आपसे पूछा जाता है बार बार कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी फूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ देता है। CuSO4 हाफ H2O अगर जल से मिलता है, वो भी 3/2 जल से मिलता है, तो ये CaSO4 2H2O बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और जिप्सम का सूत्र ये आपसे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, आप ध्यान रखें। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त करेंगे, तो CaSO4 को 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, आपको अगर कहीं आप सुने होंगे कि वो वाइट पेंट करवा रहा है, तो वो वास्तव में प्लास्टर ऑफ पेरिस ही करवा रहा होता है, और उससे क्या होता है कि दीवार की चिकनाई बनी रहती है। अब है कैल्शियम CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है। आपका कुछ प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का, किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो वो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के, जो जिसको हम वाशिंग सोडा कहते थे, उसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, तो उसको गर्म करने पे ये क्या होता है कि ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। और आपने क्या पढ़ा, इस चीज़ को यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में दिया गया है। यू नो दैट अम्ल क्षारक सूचक रंजक
अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। इसका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। ये आपको पिछले पार्ट में बता दिया गया था। विलयन में हाइड्रोजन आयन का निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है और विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के निर्माण के से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है, जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु संयुक्त रूप में निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल देता है। जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन में का निर्माण करते हैं। अम्ल का क्षारक की प्रबलता की जांच पीएच स्केल, जिसका 0 से 14 स्केल पे उपयोग में की जाती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप करता है। एक उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम एवं क्षारीय विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा से होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में एवं उद्योग में लवण के कई उपयोग हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना है? क्योंकि वो लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है? क्षार है। ठीक, तो उसका पीएच कितना होगा? 10 होगा। यहाँ पे ऑप्शन है 1, 4, 5, 10, तो आपका वो पीएच कितना होगा? 10 होगा। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? चूंकि चूने के पानी को जो अति करेगा वो वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंडे के साथ करेगा वो होगा हमारा कोई ना कोई अम्ल होगा, मतलब HCl जो यहाँ पे दिया गया है वही है। तो यहाँ पे आपका कुछ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों को आप क्या करें कि सोल्व करें, और नए आए तो हमारे लाइव क्लास में जुड़ें और आपको वहाँ आसानी से इसके प्रश्नों के सारे हल बता दिए जाएंगे। कैसे याद करना है इस चैप्टर को, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, इन सारे को हम लाइव क्लास में बताएंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।